अब हम इस चैप्टर में एक अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक्स, रोमांटिक इमेजिनेशन वाले। ठीक है। उनका क्या था कि जैसे हमने पहले पढ़ा, पहले जो नेशन बनाना चाह रहे थे वो लोग, जैसे मैजिनी था या बाकी लोग थे, इनका क्या था, कॉमन कल्चर पर बिलीव कर रहे थे कि कॉमन लैंग्वेज है हमारी, तो हम लोग एक नेशन बनाते हैं। ठीक। लेकिन रोमांटिक्स लोग जो थे उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। वो कहते थे कि हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पर हैं, तो हम लोग बस एक नेशन है अब, हम में अब नेशन बनाना चाहिए। वो थे रोमांटिक आर्टिस्ट, पोइट जो थे वो, जो अगर नेशन बनाने के पीछे कोई लॉजिक लगाता था उसको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। वो चाहते थे कोई रीज़न ना हो किसी भी इसके पीछे, जो इमोशन होता है उसके पीछे कोई साइंटिफिक इसकी थ्योरी ना दी जाए। वो चाहते थे कि बस सिर्फ एक इमोशन के बेस पे नेशंस बने। ये था। ज़्यादा इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पे। बस इतना ध्यान देना कि इमोशनलेस थे, मतलब इमोशंस के साथ था और लॉजिक लेस था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें एक उसके बारे में दिखा रखा है, फिलोसोफर के बारे में, जर्मनी का था। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा इसमें से, बस सुन लो ऐसे ही। ठीक है। जर्मन फिलोसोफर जॉन गेट्रॉड हर्डर। ये क्या था, एक फिलोसोफर था जर्मनी का। उस टाइम जर्मनी एक्चुअली बना भी नहीं था, उस टाइम वो सिर्फ रशिया ही था। ठीक। तो होता क्या है, ये फोक सॉन्ग्स बनाता है, फोक पोइट्री लिखता है, फोक डांसेस जो थे उनको कंपाइल करता है, और कहता है कि ये यही है, मतलब जो भी देश की डेफिनेशन है एक तरीके से बस यही है जो लोगों के बीच में चल रहा है। ठीक। इसमें एक चीज़ आती है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल देखें कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु के लिए तमिल जो होगी वो वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी। समझे? तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को अगर आप खुद सोचो, अगर उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्यों करेंगे? रीज़न यही होता है कि उससे एक लोकल की जो भावना होती है वो बढ़ती है। अपने देश के लिए या अपने कल्चर के लिए एक प्रेम बढ़ता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिखा रखा बड़ा अच्छा, इसमें एग्जांपल दिखा रखा पोलैंड का। मैंने आपको बताया था कि जब 1815 में जब वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें मैंने 2 चीज़ें याद रखने के लिए कही थी। एक तो यूनाइटेड किंगडम वाला, ऑफ नेदरलैंड्स वाला, ठीक, जिससे बेल्जियम अलग हो जाता है, वो हमने पढ़ लिया। एक मैंने ये बात याद रखने के लिए कहा था कि रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक। तो अब होता क्या देखो, रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया, इससे होता क्या था कि रशिया वाले पोलैंड में अपनी अपनी चलाते थे। ठीक। जो भी काम होगा वो रशिया के अकॉर्डिंग ही होगा, पोलैंड के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इन पर ज़बरदस्ती अपनी लैंग्वेज थोपा करते थे, रशियन। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने धीरे धीरे इस रशियन लैंग्वेज को डिस्कार्ड करना स्टार्ट किया, और अपनी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, जो पॉलिश थी इनकी, उसमें इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जो अपने स्कूल्स थे उसमें, जो चर्चेस थे उसमें, जो उनके फादर हुआ करते थे, चर्च में फादर होते हैं ना, जो प्रीस्ट होते हैं इनके, वो लोग बच्चों को पॉलिश में पढ़ाया करते थे। और इनकी एक सिंगर थी या था, मुझे तो ये भी नहीं पता, कैरल करपुंस्की, नाम याद मत रखना, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है। वो एक डांसर थे इनके वहाँ के, और पोलैंड को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था, पोलिश लैंग्वेज को। तो जैसा मैंने पिछले पेज में बताया था आपको कि पोलैंड के जो लोग थे वो रेजिस्ट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे किसको, रशियन को। और इसके बदले जो पॉलिश लोग थे वो क्या करते थे, चर्च में जो गैदरिंग्स होती हैं उनमें, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें, सबको पॉलिश में बोला करते थे, जिससे कि सरकार जो थी, सरकार कौन सी थी, रशियन थी, उसको अपोज कर सकें। ठीक। तो फिर होता क्या था कि ना, इन लोगों को जो पॉलिश बोल रहे हैं, तो रशियंस क्या करते थे, इनको या तो जेल में भेज दिया करते थे या साइबेरिया में भेज दिया करते थे। ठीक है। साइबेरिया देखो कुछ इस तरीके से मान लो, जैसे मान लो ये पूरा रशिया है, बहुत बड़ा रशिया है, तो रशिया का जो ये वाला सारा रीजन है ना, ये सारा साइबेरिया है। साइबेरिया क्यों कहते हैं इसको, मतलब क्यों कहते हैं तो पता नहीं, पर ये साइबेरिया रीजन जो है, ये मतलब परमाफ्रॉस्ट का एरिया है। परमाफ्रॉस्ट यानी यहाँ पर परमानेंटली बर्फ ही बर्फ रहती है, इतना ठंडा इलाका रहता है, तो यहाँ पर छोड़ दिया जाता था इन लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट।
जो पॉपुलर रिवोल्ट है इसका मीनिंग क्या है? हंगर और हार्डशिप क्या होता है? तो हंगर भूख होती है, सब जानते हैं। हार्डशिप मतलब मुश्किलें, जो वहाँ के लोगों को मुश्किलें पेश आ रही थी। और पॉपुलर रिवोल्ट्स एक एक इवेंट के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि यूरोप में, यूरोप नहीं पर्टिकुलर फ्रांस में